अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मोदी सरकार के दोनों बिल लोकसभा में गिर गए हैं। महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था वो 278 वर्सेस 211 के अंतर से गिर गया है। परिसीमन वाला बिल भी तकरीबन 298 वोट बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में पड़े और 230 उनके खिलाफ, यानी जो ज़रूरी 2/3 बहुमत की आवश्यकता है वो मिला नहीं। और पहली बार है कि मोदी सरकार का कोई बिल लोकसभा के भीतर गिरा है। इसके मायने क्या हैं, ये लाया क्यों गया था, आवश्यक क्यों था, और अब ये गिरा है तो अब क्या होगा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, वैसे सामान्य तौर पर तो ये बड़ी असहज कर देने वाली बात है सत्ता पक्ष के लिए, लेकिन पहली बार मोदी सरकार का कोई बिल एक बड़े अंतर से लोकसभा में गिर गया है। महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन करने का सरकार का प्रयास था, उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, जो उनके पास थी ही नहीं। उसके बावजूद सरकार ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। नतीजा ये हुआ कि ये बिल गिर गया। जैसा कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो बताता है कि जो परिसीमन है, परिसीमन में तकरीबन 298 वोट बीजेपी के हक में गए। वैसे बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास 294 वोट हैं, लेकिन 5 अतिरिक्त वोट इन्हें मिले हैं। ये एनडीए की एक उपलब्धि है कि 5 कुछ जुगाड़ इनका सांसदों का हुआ है, 5 अतिरिक्त वोट इनको मिले हैं महिला आरक्षण वाले पे, और 230 जो है वो उनके खिलाफ गए हैं, जबकि उनके पास 233 थे। बहनों भाइयों, जिस प्रकार का परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में वोटिंग पैटर्न सामने आया है, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। सरकार के पास जरूरी आंकड़ा तब भी नहीं था जब सरकार ने इसको लोकसभा में पेश किया था, और अचानक से आनन फानन में लाया गया था। अब महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में गिरने का तात्पर्य है कि जब तक जनगणना 2026 की नहीं हो जाएगी, उसके आंकड़े नहीं आएंगे, और 2/3 बहुमत जब तक इनके पास नहीं होगा इस कार्यकाल में, तो ये सरकार इसको पास नहीं कर पाएगी। एक शर्त पे कर सकती है कि जो 27 में इनका जनगणना का डेटा आ जाए, उस डेटा के आधार पर विपक्ष के साथ बैठकर तब इस काम को किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो महिला आरक्षण का बिल गिर गया, तो अब उसकी बात चैप्टर क्लोज। अब वो कब हो सकता है, जब जनगणना के डेटा आए, आपस में सहमति बने और फिर रिजर्वेशन उस पर लागू हो। करेक्ट, पहले बात। अब आ जाइए सवाल नंबर 2, परिसीमन, डिलिमिटेशन। 543 लोकसभा सीटों को जो 850 लोकसभा सीटों में परिवर्तित करने की, बढ़ाने की बात कही गई थी, वो बिल भी गिर गया है, और वो भी बड़े अंतर से गिरा है। और उसमें तो सिर्फ 278 वोट ही मिले हैं बीजेपी को। महिलाओं वाले में उनको कितने मिले थे, 298। इसमें कितने मिले हैं, 278, यानी 20 वोट इसमें कम मिले हैं बीजेपी को। और विपक्ष को 19 वोट कम मिले हैं। वहां 211 मिले थे परिसीमन पे, महिला वाले पे 230 मिले हैं। 3 मिसिंग है, 5 उधर बढ़े हैं। तो यानी ना तो महिला वाला पास हो पाया, ना परिसीमन वाला। अब ये सरकार के लिए एक बदनामी की बात सदन के भीतर बनी। लेकिन परसेप्शन जो सरकार ने बिल्टअप किया, वो ये बिल्टअप किया कि विपक्ष महिलाओं के लिए आरक्षण के हमारे प्रयास में हमारे साथ नहीं, बल्कि आरक्षण के खिलाफ है। ये परसेप्शन देने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हुई। बहनों भाइयों, लेकिन जो सबसे ज़रूरी मुद्दा था डिलिमिटेशन का, परिसीमन का, उस पर सदन में प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई। मैं कल से लगातार चर्चा में अधिकांश नेताओं के स्पीचेस को मैंने सुना, लेकिन कोई भी नेता ने परिसीमन के लिए पक्ष या विपक्ष में कोई सारगर्भित बात, कोई तर्क संगत बात, कोई न्याय संगत बात, कोई सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे बात, कोई पॉपुलेशन बढ़ाने और पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी को समग्रता के साथ समझाने और फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई तथ्य पेश नहीं हुआ। इसलिए परिसीमन की चर्चा जनता के बीच बहुत कम रही, क्योंकि इस पर पर्याप्त समय सदन में दिया ही नहीं गया। सरकार ने क्या किया होशियारी कि विमेन रिजर्वेशन के साथ डिलिमिटेशन को लिंक कर दिया। ये सरकार ने एक बड़ा गेम किया था।
जबकि दोनों अलग अलग विषय हैं। महिला आरक्षण का डिलिमिटेशन से कोई ताल्लुक नहीं और दोनों को सेपरेटली चर्चा होनी चाहिए थी। परिसीमन का विषय जो डिलिमिटेशन है एक बड़ा विषय है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त 80 सीटें हैं, डिलिमिटेशन हो जाए तो औसतन 120 या 125 सीटें बढ़ सकती हैं। जिन राज्यों के पास कम रिप्रेजेंटेशन जैसे उत्तराखंड है 5 हैं अभी, बहुत उनका बढ़ेगा तो 2 सीटें और बढ़ जाएगी उनकी, इससे अधिक की उनके यहाँ गुंजाइश नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेशन का अनुपात है यूपी का बढ़ेगा, छोटे राज्यों का घटेगा। ये जो विसंगतियां हैं। और दूसरा, दक्षिण के राज्यों ने एक बड़ा प्रमुख विषय उठाया, उस पर बात होनी चाहिए। किसी के भी तर्क को आप यूं ही ना खारिज कर दीजिए, उस तर्क का जवाब तर्क के साथ होना चाहिए। दक्षिण के राज्य ये कहते हैं कि हमने आर्थिक समृद्धि के लिए काम किया, हमारी जीएसडीपी उत्तर के राज्यों से बहुत ज़्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और हमने जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी को हमारे सरकार और समाज ने कठोरता से पालना की और हमने नियंत्रण किया। अब ये क्या बात हुई कि जिनकी आबादी ज़्यादा है उनको अब ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, हमने नियंत्रण किया, हमने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया, हमारा रिप्रेजेंटेशन घटा। तो सरकार को भी चाहिए कि कोई ऐसा तर्कसंगत फार्मूला इजाद करे, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर, कि जो दक्षिण को भी ये लगे कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य बिल नहीं है, ये एक असाधारण बिल है जो पूरे भारतीय समाज की राजनीति, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। इसमें कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं और ऐसे नियम बनाए जाएं जो सर्व स्वीकार्य हों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सबको मंजूर हो, ऐसे फार्मूले खोज कर ये आरक्षण की प्रक्रिया या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। फिलहाल दोनों बिल गिर गए हैं और ये मुद्दा सदन से खत्म हो चुका है, अब जनता के बीच आएगा। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा। You call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं। इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। तो बहनों भाइयों, आज के इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और हमारे साथ बेंगलोर से बहुत ही जाने माने पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं जो डिलिमिटेशन पर आज पक्ष रखेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। ऋचा जी, आपकी सरकार लोकसभा में आपके दोनों बिल गिर गए, क्या आपको पता नहीं था कि डेटा आपके पास नहीं है, नंबर नहीं है? नहीं आदरणीय ब्रिजेश सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई राजनीति का विषय नहीं था, राष्ट्रहित का विषय था और महिलाओं की सामर्थ्य पर भरोसा करने का विषय था और महिला आरक्षण बिल को धरातल पर लागू करने का विषय था। और जिस तरीके से 2023 में सभी विपक्षी दलों द्वारा सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था और उस वक्त ये मांग की गई थी विपक्षी दलों द्वारा कि इसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। जब इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम बढ़ाया, मजबूत सशक्त रूप से इच्छा शक्ति प्रकट की कि इसको लागू किया जाए, इसके लिए जो भी विधिक बाधाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया, तो एक बार फिर से विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के दलों ने एक बार
फिर से अपना महिला विरोधी चेहरा स्पष्ट कर दिया और उन्होंने जिस तरीके का महिलाओं के खिलाफ द्रोह करने का इतिहास लिखा है, इस देश की आधी आबादी विपक्ष को माफ नहीं करेगी। इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना था और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी थी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आर्टिकल 82 ये कहता है कि जब जब जनगणना होगी तब तक डिलिमिटेशन होगा। इस देश में 7 बार जनगणना हुई लेकिन केवल 4 बार ही डिलिमिटेशन हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे पाएगी कि उसने 7 बार डिलिमिटेशन क्यों नहीं किया, क्यों असंवैधानिक कार्य करती रही? इस बार जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैडम, ये संवैधानिक बाध्यता है कि आप 2029 तक आपको अलाउ नहीं है, कोई भी हो, कांग्रेस बैठी हो, मोदी जी बैठे हो, कोई बैठे हो, 2029 तक आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। ये बाध्यता है आपके देश में। आदरणीय ब्रजेश सर, इसी बाध्यता को समाप्त करने के लिए ही तो ये विधेयक लाया जा रहा था, ताकि डिलिमिटेशन के लिए जो जनगणना की बाध्यता है उसको समाप्त किया जा सके और 2011 के जो आंकड़े हैं और अनुपातिक, पर आपके पास तो 2/3 बहुमत नहीं था ना, फिर ये बिल क्यों लाई आप? नहीं, क्योंकि इस बिल के प्रति सभी जितने भी दल हैं, विपक्षी दलों ने इस बात को कहा था और वो बार बार कहते रहे पिछले 2 दिन भी, कल भी और आज भी, कि हम महिला आरक्षण बिल चाहते हैं लागू हो जाए। लेकिन ये सच है कि कभी नहीं चाहते थे कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए। पहले भी इन्होंने दिखाया है, 1996 से लेकर 2023 तक जितनी बार भी महिला आरक्षण बिल आया वो लागू ना होने पाए, इसके लिए हमेशा किंतु परंतु करते रहे। बिल पेश करने से पहले इसके फॉर्मेट पे, इसके प्रावधान पर कोई बात की थी कि हम इस तरह का कोई बिल ला रहे हैं? आपने कोई सपोर्ट मांगा था? आप अचानक ये बिल लेके क्यों आ गई? आदरणीय ब्रजेश सर, सभी विपक्षी दलों को इसका फॉर्मेट भेजा गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल से लगातार अपील की जा रही थी कि इस महत्वपूर्ण बिल जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय होना है, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन सके, उसमें आधी आबादी की भूमिका तय होनी है, सबको अपना सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने अपना महिला, यानी आप डे 1 से क्लियर थी कि आपके पास नंबर नहीं है, उसके बावजूद इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। दीक्षित जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। 2 विषय मैं आपके समक्ष रखता हूं। सरकार के दोनों बिल सदन में गिर गए। वैसे मोदी सरकार के लिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। उनके बिल कोई गिराने उड़ाने की हिम्मत या राजनीतिक क्षमता नहीं है विपक्ष में, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली दोनों बिल गिर गए। मैं आपसे दोनों बिल के विषय में बात करूंगा, लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण के राज्यों की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका रुख बहुत क्लियर था। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया दक्षिण वालों को इतनी नागवार क्यों गुजर रही है? जी ब्रजेश जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही, गो अहेड सर। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, दक्षिण के प्रदेशों में एक उत्तर की राजनीति के खिलाफ का रुख वर्षों से रहा है। आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद से ही रहा है। और जनसंख्या की बात, किस आधार पे डिलिमिटेशन हो, इन चीज़ों को लेकर के सवाल नए नहीं है वहाँ पे। ये आपको मालूम है कि जो देश में प्रदेशों का, राज्यों का, नए राज्यों का गठन हुआ वो भी भाषाई आधार पर किए गए, जबकि इसकी सहमति संविधान में नहीं थी। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर उस समय की जो केंद्र की सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया। अभी आपने एक सवाल पूछा था भाजपा की प्रवक्ता से कि जब आपको पता था कि नंबर आपके साथ नहीं है तो आप ये लेकर क्यों आए? नंबर 1। नंबर 2, जब डिलिमिटेशन का मामला 2029 तक के लिए डिफर्ड है तो आप कैसे फिर उस विधेयक को या इसकी बात आप कर सकते थे? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में कैसे कर सकते थे? देखिए, जब जिसकी चर्चा ऋचा जी ने किया कि जब ये व्यवस्था है कि हर जनगणना के बाद जो 10 साल बाद जिसका विधान है देश में, आपको डिलिमिटेशन करना है, लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था के बाद भी पास्ट में हमारी सरकारों ने हर जनगणना के बाद वो काम किया नहीं। उसी प्रकार अगर 2029 तक के लिए चीजें फ्रीज्ड हैं, तो अगर सरकार चाहती है कि नहीं हम उसके पहले करना चाहते हैं,
तो वो डिलिमिटेशन नए आधार पे करके और ये काम कर सकती थी। इसीलिए आज आपने जो चर्चा शुरू की उसमें 2 नहीं 3 विधेयक आज गिर गए। आपने देखा कि वो एक तो उन्होंने महिला संशोधन का विधेयक लाया था, जो पहले वो पास कर चुके थे उसके प्रावधानों में संशोधन का, दूसरा डिलिमिटेशन का उससे जोड़ के जो था, और तीसरा यूनियन टेरिटरीज में इससे रिलेटेड अलग से विधेयक लाना पड़ता है। तो 3 विधेयक आज गिरे वास्तव में। अब जो दक्षिण भारत के बात है कि जब उन्होंने डिसिप्लिन किया, अपने जनसंख्या को बढ़ने नहीं दिया, तो उनको अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन में ले जाया जाए तो बड़ी पॉलिटिक्स होगी और एक तरह से उनके लिए पनिशमेंट होगा। अब यहाँ पे ब्रजेश जी एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही कांग्रेस में जो राहुल लेड कांग्रेस है वो लगातार कहते हैं जितनी संख्या उतनी ताकत। अगर जितनी जनसंख्या उतनी ताकत की बात करेंगे रिजर्वेशंस में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अगर संख्या मान लीजिए कि सवर्णों की कम हुई, वहां पे ज्यादा शिद्दत से लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, या मुस्लिम पक्ष में इस्लाम के जो लोग मानने वाले देश में हैं उन्होंने उसका पालन, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, नहीं किया, उनकी संख्या देश की आजादी के बाद से प्रतिशत में आप देखेंगे तो बढ़ गई। तो क्या जो रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर भी जितनी संख्या उतनी ताकत की बात अगर लागू की जाए तो जिन लोगों ने उसमें डिसिप्लिन फॉलो किया उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लिहाजा इस सरकार ने, हमें ऐसा लगता है कि जो ये फार्मूला निकाला कि डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पे न करके, दीक्षित जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य बिल नहीं था, प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाना चाहिए था, साइंटिफिक तरीके से कोई फार्मूला निकाला जाना चाहिए था, और जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिल बैठकर एक फार्मूला तय हो कि साहब डिलिमिटेशन का हम, ये एक यूनानिमस हमारे पास फार्मूला है जिस पर सबकी सहमति हो, हम करेंगे। ओवर द नाइट आप कोई बिल लेकर आते हैं और फिर कहते हैं इसको देखो पास नहीं किया। आपने बात किससे की? बात ठीक है, बिल्कुल। देखिए ब्रजेश जी, आपके ये इस पॉइंट में और इस तर्क में बिल्कुल दम है, और सरकार ने इसको लाने के लिए जो विशेष सत्र का फैसला किया, 2-3 बातें तो प्योर पॉलिटिक्स हैं, ये कोई भी समझ सकता है सामान्य बुद्धि से भी, कि आपने एकाएक घोषणा की कि इसके लिए हम विशेष सत्र लेके आ रहे हैं, और वो भी जब राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, और उस बीच में आप इस बात को लेके आते हैं, इसको सीधे तौर पर विपक्ष पॉलिटिक्स के साथ जोड़ता है, और इसमें वो गलत नहीं है। सरकार को इसको जवाब देना ही पड़ेगा। किसी को फायदा हुआ इसमें या किसी को नुकसान हुआ है? आपका क्या आकलन है? कोई गेनर है, कोई लूजर है, या फिर ये बेकार चला गया? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सरकार इसको यकायक लेकर के आई 5 विधानसभा चुनाव के बीच में, तो ये उन्होंने पॉलिटिकल गेन करने के लिए किया, और निश्चित तौर पे जो सामान्य ज्ञान या सामान्य बुद्धि होती है एक आम जनता में, इसमें उस पॉलिटिकल स्पेस में जो अभी की सरकार है, सर हमारे साथ बने रहिएगा। है। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दीपक रंजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो तीनों बिल तो गिर, खास तौर पर 2 बिल है, एक तो यूनियन टेरिटरी के विषय, तो मुख्य तो हमारे यही 2 बिल थे, एक डिलिमिटेशन, एक वुमेन रिजर्वेशन के लिए संशोधन, जिसमें वो आज की डेट से लागू करना चाहते थे। ये दोनों गिर गए हैं, लेकिन आपके भी 3 वोट गायब हो गए। आपके मतलब अपोजिशन के 3 वोट, बीजेपी के 5 वोट बढ़ गए। ये उनका अचीवमेंट है। सर आप क्या चाहते हैं? आपने विरोध क्यों किया? आपके पास विरोध का आधार क्या था महिला आरक्षण का? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मंशा थी वो उजागर होकर के सामने आ गई। इनकी कभी मंशा ही नहीं रही कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराना या डिलिमिटेशन उसको जो है वो पास कराना, इनकी कभी मंशा नहीं रही। अगर देखिए इनकी विमेन रिजर्वेशन बिल या महिलाओं के लिए इनको अंदर का इतना सम्मान होता, तो जिस टाइम ब्रजेश जी चुनाव प्रचार में थे 2024 के चुनाव में, और ये मन सजा करके कहते थे 400 सीटें हमें दे दो, हम संविधान बदल देंगे, एक बार भी इनके छोटे बड़े नेता ने ये कहा हो कि 400 सीटें दे दो, हम जो है विमेन रिजर्वेशन बिल हम पास करा देंगे? किसी एक नेता ने कहा हो तो आप बता दीजिए। इनकी अगर मंशा रही होती, भाई 2023 में जब ये महिला अधिनियम बिल जब लेकर के आए थे और ये पास हो गया था, तो इन्हीं के लोगों ने लोकसभा में कहा था कि चूंकि 2000 उसी वक्त टाइमलाइन रख देते। हाँ, नहीं, इन्होंने उस टाइम टाइमलाइन रखा था, उन्होंने कहा था 2034 तक हम इसको नहीं लागू कर सकते, क्योंकि जब तक कास्ट सेंसस नहीं हो जाएगा, जनगणना नहीं हो जाएगी, तब तक हम विमेन रिजर्वेशन बिल को हम लागू नहीं कर सकते। इनके खुद के वक्तव्य थे, इनके खुद के लोगों ने कहा था। तो अभी आनंद फानंद में क्या जरूरत पड़ गई? इनकी टाइमिंग पे आप गौर करिए
क्योंकि उस टाइम भी 2023 में चुनाव था, इनको लाभ लेना था। तो ये कहीं ना कहीं धोखेबाज है, ये धोखा दे रहे हैं महिलाओं के साथ। ये बात पर सम्मान वो की तो कर- कह रहे हैं हम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, उनको राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं। आप लोग महिला विरोधी हो। देखिए हम महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हम हैं, लेकिन हम इनके षड्यंत्र के खिलाफ हैं। जो इनका षड्यंत्र है ना, हम इसके खिलाफ हैं। हम तो भाई महिलाओं को उनका हक और हुकूक मिल जाए, आपको क्या अच्छा, आपत्ति है जो भाई? हमारी जो हमने क्वेश्चन रेस किए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पार्टियों को अधिकृत कर दो। भाई 33% की बात करो, हालांकि आधी आबादी आपको 50% देना चाहिए, लेकिन अगर बात 33% की हो रही है तो क्यों पार्टी- आपको अधिकृत कर दें भाई? हम सदन को पार्टी- अधिकृत करेंगे। नहीं, आप पार्टीज को आपको क्यों अधिकृत भाई, कर दें? आप क्या महिलाओं को महिलाओं में लड़ाना चाहते हैं? आप महिलाओं को महिलाओं से लड़ाना चाहते हैं? आप भाई जब महिलाएं बराबर की हकदार हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, तो आप महिलाओं को आपस में क्यों लड़ा रहे हो? उससे देखिए, उससे ब्रजेश जी ज्यादा महिलाएं चुन करके आ जाएंगी। भाई पार्टीज को अगर आप अधिकृत कर देंगे, आप ये चाहते हो कि जनगणना का डेटा आ जाए, उसके बाद की बात। बिना कास्ट सेंसस के, बिना सेंसस के इसकी बात करना भी बेईमानी है, धोखेबाजी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो धोखेबाज, उनका षड्यंत्र सबके सामने उजागर हो चुका। अच्छा, 2001 में सिद्धे अटल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही तो फ्रीज किया था 2026 तक। लेकिन 29 उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आपकी 9 साल से सरकार है, आप उसके नाम पर जो है। अच्छा, डिलिमिटेशन का विरोध क्यों कर रहे हो आप? आप पहले आप सेंसस तो कराइए, कास्ट सेंसस कराइए। आप घरों की गिनती कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हो जानवरों जैसे की- सेंसस के बाद आप एकदम तैयार मिलोगे कि हाँ चलो। अरे आप तब भी कोई तर्क विरोध का खोज नहीं, लाओगे आप कराइए तो। आप क्यों पीछे हटे? क्योंकि उनको मालूम है कि जातिवाद निकल करके चीजें सामने आएंगी। उसके बाद जब जातियां निकल के सामने आएंगी तो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, लोग अपने हक की बात कर। आप लोगों को हक नहीं आप देना यहाँ जातीय गिनने की और काउंटिंग की बात करते हो। दीक्षित जी ने यही बात सही कही कि आप तो यहाँ कहते हो कि जिसकी जितनी संख्या है भाई, उतने उसकी हिस्सेदारी मिले। भागीदारी। तो ये फिर लोग ये तमिलनाडु कहते क्यों हैं। विरोध कर रहा है? तमिलनाडु के यहाँ जनसंख्या कम है, उनकी हिस्सेदारी घटेगी, तो आप उनके साथ हो कि खिलाफ हो? भाई आप जो डिलिमिटेशन की बात करते हो तो आप जो फार्मूला उत्तर में अच्छा, हो दक्षिण में क्यों नहीं लागू होगा? अच्छा आप बताइए, आपने 80 सीट बताई उत्तर प्रदेश में, तो 80 के हिसाब से जो आप 50% जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो 50% में 120 हुई, फिर 125 की बात कहां से आ गई, 138 की बात। और देखिए एक चीज और ब्रजेश जी, इसमें पहले तो मुझे इसी पर एतराज है कि ये किसने कह दिया कि ये 50% सीट प्रदेशों में बढ़े और 75 यूनियन टेरिटरी अरे में? इन्हीं के लोगों ने 55 कहा। क्यों नहीं, 60 क्यों नहीं और 45 क्यों नहीं? वाई 50? जब ये कहां से फार्मूला आया 50 का? जब आप रेशियो तय कर रहे हैं, आप 543 पे मैंने क्या कहा? मैं जब दीक्षित जी से बात कर रहा था, ये बोला एक साइंटिफिक मेथड निकालो भाई। ब्रजेश जी, ये तो थोड़ी है कि 50। अच्छा, आप 543 पे 33% आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हैं आज की तारीख में? आप दे दीजिए, आप ले लेंगे? हाँ हम ले लेंगे, आप दीजिए 543 पे। ठीक है, आप पार्टी इस पर टिके रहना। बिल्कुल टिके आप, लेकिन पार्टी Thank को you. आप अधिक। बहुत शुक्रिया। एक चीज और ब्रजेश सर जी, फिर नेक्स्ट थोड़ा- राउंड में नहीं, रख नहीं, दीजिएगा। मैं मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को भारत आमंत्रित समाचार की बात सर करना प्लीज चाह रहा मैं नेक्स्ट कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उपाध्याय जी आपका स्वागत। तो तीनों बिल तो गिर गए, आज तो बड़े खुश होंगे आप, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले तो? जी ये खुशी की बात तो नहीं है। देखिए मैं काला कुर्ता पहन के बैठा हूँ। सच्चाई ये है कि हम लोग चाहते मतलब थे कि महिलाओं को देश आरक्षण में- नहीं मिला तो आपने काला कुर्ता पहन लिया? नहीं, हमने महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में नहीं, महिलाओं के आरक्षण के हिमायती हम तब भी थे जब 2023 में इन लोगों ने बिल पास किया और बिना किसी मीन मेक के हमने पूर्णतः समर्थन दिया। और हम चाहते थे कि ये 500 जो 43 जो सीट है उसमें आप रिजर्वेशन दे दीजिए। 2024 में महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए था, आपने वो नहीं दिया। सच्चाई ये भी है दूसरी कि आपने उस महिला बिल के सामने रखा और बैकग्राउंड में आपने परिसीमन कहीं ना कहीं लाना चाह रहे हैं। उस समय आपने यही कंडीशन डाला था कि परिसीमन और जनगणना, पहले जनगणना फिर परिसीमन होगी, और यही बहाना आपने बनाया। फिर अचानक रातों रात कौन सा ऐसा ईश्वरीय ज्ञान हो गया मोदी जी को। तो ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रद्रोही एक तरह से अभियान है जिसका पर्दाफाश आज हुआ है। लोगों को पता चल गया है कि ये राजनीतिक चेतना का नहीं, राजनीतिक कुटिलता की निकृष्टतम प्रदर्शन करने का प्रयास भाजपा के शीर्ष 2 लोगों ने किया था। चाहते थे कि इस देश में दक्षिण और उत्तर में बंटवारा हो, विवाद हो, उसी तरह जिस तरह मुसलमान और हिंदू में बंटवारा और राजनीति करके ये देश को तोड़ने का लगातार 12 वर्ष से काम कर रहे हैं। अब दक्षिण और उत्तर में तोड़ करके देश को खंड खंड करना चाह रहे हैं।
सच है कि यदि आपका मंशा ठीक है आपकी, तो आप क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाए? परिसीमन आप करना चाह रहे हैं 2011 के हिसाब से क्यों करना चाह रहे हैं? 11 से लेकर के ये 26 तक क्यों नहीं? 21 के बाद जनगणना होनी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं शुरुआत की आपने? आपकी मंशा क्लियर है कि आप तानाशाही लोकतंत्र के माध्यम से अपने सत्ता के गुरूर में हैं। लटकाना, भटकाना और बहाना बनाना, यही आपका काम रह गया है। आपको महिलाओं अच्छा, को क्या अधिकार आप देना ही लोगों को नहीं। पूर्व में अभी मैं विश्वास में चुनौती लिया के गया साथ था कि आपके हम इस चैनल तरह से का कोई कहता हूं, बिल लेकर आ रहे हैं, भाजपा यदि विमेन रिजर्वेशन का और डिलिमिटेशन का, आप लोगों को भरोसे में लिया गया था अथवा नहीं? और अचानक से जब ये बिल आया तो आप लोगों ने इसका विरोध का ही संकल्प क्यों लिया? देखिए, यदि ये सरकार ईमानदार होती, सही में प्रयास करती और वो चाहती कि विमेन्स राइट्स वाकई मिले, उनको अधिकार मिले, तो ऑलरेडी पहले से पास है वो बिल। ये सिर्फ एक बिल लाती 131, और उसमें जो है 334A में संशोधन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2.5 साल में वो अब तक जनगणना करा ली होती। यदि वो जनगणना के आधार पर नहीं देना चाहती तो जो एग्जिस्टिंग सीट है उसके आधार पर 1/3 दे देती, 2024 में ही मिल जाता। सरकार ये बहाना बना रही थी और परिसीमन उसका मुख्य उद्देश्य है, और वो भी परिसीमन 2011 के जनगणना के हिसाब से। इसका मतलब आज की जो परिस्थिति और जितनी जनसंख्या इस देश में, उसको भी आप आंकना अच्छा, नहीं चाह रहे आप हो। लोगों की राजनीति आप में चाह ही एक नहीं रहे हो दोहरापन कि है। देश में जो है मैं उस दोहरेपन को राजनीतिक क्लैरिटी जो- चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस दोहरेपन को आप साफ करें। आप उत्तर में तो कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर हो, काउंटिंग हो, गिनती हो, लेकिन यही बात जब दक्षिण के राज्यों के लिए आती है, वो कहते हैं हमने तो जनसंख्या पर कंट्रोल किया, तो हमारे साथ ये डिलिमिटेशन में ज्यादती क्यों? वहां आप उनके साथ खड़े हैं और यहां आप काउंटिंग की बात करते हैं। आपके पास एक फार्मूला क्यों नहीं है? उत्तर के लिए कुछ, दक्षिण के लिए कुछ। ब्रजेश भाई, मुझे लगता है कि जो अभी साथी दीक्षित जी ने है वो कंफ्यूजन हो गए और कंफ्यूजन में सारी बात कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जातीय जनगणना की काउंटिंग सिर्फ उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी हम मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना जातीय उत्थान और जातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राजनीतिक अधिकार सिर्फ नहीं है। यदि किसी जाति का, चाहे वो दक्षिण का हो, उत्तर का हो, पूरब का हो या पश्चिम का, उसका उत्थान नहीं हुआ है तो उसका उत्थान करना है। तो मुझे यहाँ बताओ पे ना जो कि है, दक्षिण जिनका के राज्यों की उत्थान, चिंता क्या जिन्होंने है? मेहनत करके उनका देश को चिंता बनाने ये का है काम कि किया, पॉलिटिकल उनका नीचे रिप्रेजेंटेशन करना। उनका घट रहा है, ये उनकी चिंता है। उस चिंता का कोई फार्मूला आप लोगों के पास है? हाँ, देखिए, हम लोग चाहते हैं कि एक पहले तो स्वस्थ डेमोक्रेसी में विमर्श होना चाहिए, और एक सबके सामने पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए थी। महिला आरक्षण का दिखावा करके, और ये सरकार जो जिस तरह Thank से you, sir. डिलिमिटेशन पर बिना चर्चा किए इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन, पॉलिटिकल मैप चेंज करना Thank you, चाहती है, उपाध्याय जी, कृपया ये हमारे साथ अन्याय बने है, रहिएगा। सरेआम। मैं ये आपके मित्र अनिल ये दुबे जी को लोकतंत्र आमंत्रित के करता विमर्श हूं। को भी खत्म करना है। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं दुबे जी, आपका स्वागत। तीनों बिल तो गिर गए, आप लोगों ने तो वोट दिया ना। ब्रजेश जी, थैंक यू उपाध्याय जी। जी हाँ, कृपया बने रहिएगा सर। हम हाँ। लोग तो सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कर रही है उसके साथ हैं। जब गठबंधन में है तो उसको करेंगे ही। ये गिर कैसे गया? नहीं गिरा, ये कि विपक्ष के लोग चिल्लाते रहते थे कि हम महिला आरक्षण चाहते हैं, महिला आरक्षण दिया जाए, लेकिन जब ज़रूरत आई, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इस पर विरोध किया। तो इनका जो मुखौटा है विपक्ष का, वो खुल करके सामने आया। इस देश की महिलाओं ने भी देखा और इस देश की जनता ने भी देखा कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है। और ये जो विरोध इन्होंने किया है, ये आने वाले समय में इनको महंगा पड़ेगा। इस देश की महिलाएं इनको कभी माफ़ नहीं करने वाली हैं। और इन्होंने ये इस तरह का आचरण करके ये बता दिया कि ये नहीं चाहते कि संसद में महिलाएं आकर के बैठें। और क्योंकि इनको जो किंतु और परंतु के साथ इन्होंने जो विरोध किया, भाई इनको पता है कि 2029 तक जो है ये नहीं हो सकता। जो सेंसस है या डिलिमिटेशन है, इन पर अगर आप चर्चा कराना चाहते हो तो किंतु परंतु के साथ क्यों तकनीकी- जनगणना तो दुबे जी शुरू
शुरू हो गई है। नहीं, तकनीकी कारणों पे ये जाने की जरूरत नहीं थी। इसको जिस तरह से भी ये संशोधन था, इसको मतलब स्वीकार कर आपकी लेते। धुन पर नाचे, ये चाहते हो? नहीं, क्यों नहीं, महिलाओं का अगर नहीं, जो आप चाहते हो उस तरह से डांस नहीं, करें। हम क्या चाह रहे हैं, हम तो महिलाओं का, हमारी जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि महिलाओं का भला हो जाए, महिलाओं को आरक्षण मिल जाए, महिलाएं जो है पार्लियामेंट के अंदर आकर के बैठे। विपक्ष के लोगों ने उस पर जो है विरोध करके पानी एक फेरा। बात बताओ कि ये 2026 का सेंसस चल रहा है, डेटा आ जाने दो, गिनती हो जाने दो। भाई, वो जब- एक सेकंड सवाल तो कर लेने दो। ऐसी क्या कुलाहट है कि सवाल खत्म नहीं, जवाब पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 26 की गणना हो रही है, जनगणना हो जाने दो, एक डेटा आ जाएगा, पता चल जाएगा ऋचा सिंह कितनी है, पाल लोग कितने हैं, गड़रिया समाज कितना है, कुर्मी समाज अरे कितना वो तो है, आता रहेगा। यादव, मौर्य, आपने- मैंने शाक्य, वही सैनी, शब्द तो कुशवाहा, मैंने कहा कि पटेल, विजय जी, राजभर, किंतु और राजभर। परंतु के साथ क्यों नहीं, जो ये है इसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? ये तो किंतु और 2011 परंतु का में है। क्यों जाने की जरूरत है? 15 साल महिलाओं पुराना। को आरक्षण मिलना तो आपके क्यों दर्द हो रहा है पेट में? 15 साल पुराना डेटा नहीं, है। आप ये जो आज हो रहा था ब्रजेश जी, ये तो 20-25 साल पहले, ये 3 दशक पहले हो जाना चाहिए जब था। अजीत सिंह मंत्री थे तब हो ये जाना 3 चाहिए। दशक पहले हो जाना चाहिए था। जब जो आज अजीत हो सिंह रहा था। मंत्री थे तब हो लेकिन जाता। उसको आज भी विपक्ष ने नहीं होने दिया। आज भी इन्होंने अपना बताया कि हमें महिलाओं से, उनके आरक्षण से हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल दिखावटी बातें करते हैं। ये आज जनता के सामने एक चीज स्पष्ट हो आपने गया। देखी, विपक्ष इंटैक्ट है, उसको तोड़ नहीं पाए, 230 वोट उनके पास हैं। नहीं, वो हमें तोड़ने की क्या, ये इनका चेहरा सामने आया। इस देश की महिलाओं ने समझा, इस देश की जनता ने समझा कि ये महिलाओं के विरोधी हैं। अच्छा। वो बिल्कुल स्पष्ट होकर के चला गया। ये चला और गया। ये इनको लोग खदेड़ेंगे। हाँ। इनको जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया। और महिलाएं आपको माल्यार्पण नहीं, करेंगी। महिलाएं हमारे साथ हैं। महिलाएं चाह रही थी कि आरक्षण लागू हो। अच्छा। ये सब सभी चाह रही थी। अचानक रातों रात? नहीं, अचानक क्या, रातों रात तो पहले से है कि ये होना चाहिए था। देश की जनता इस बात को चाह रही थी और इन लोगों ने पर कहा ये कि हम बताओ, ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहते हैं। पहली बार सरकार के बिल गिर गए, बेइज्जती वाली बात नहीं है। नहीं, बेइज्जती, हमने अपना प्रयास किया। या इन्होंने- तो आपको पता था कि आप इसमें रपट जाओगे, नहीं, हमें जबरदस्ती कूदे हो। हमें ये क्या पता वीरेन था जी कि आ ये- गए जी। हमें ये थोड़ी पता था कि ये कह रहे हैं कि महिला वीरेन जी को लाया आरक्षण जाए। लागू हो तो ये जो है ये चरित्र दिखाएंगे। अच्छा, आपने ये सोचा, खुद ही कल्पना कर लिया कि रातों रात आप एक बिल लाओगे और फिर ये दीक्षित जी, दीपक रंजन और डॉक्टर उपाध्याय ये सब मिलके सपोर्ट कर देंगे? नहीं, क्यों ये सोचा था ये आपने? सारे लोग भाषण तो यही देते बड़े हैं। भोले भाले ये भाषण और तो बहुत यही नादान देते हैं आप। ये बात तो मीठी मैं- मीठी यही कहते हैं कि महिलाओं का आरक्षण हम कर। Thank you, बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं चाह रहे हो? वीरेन जी को ले ले, नहीं, बिल्कुल लीजिए, वीरेन जी को लीजिए। चले? हाँ, बिल्कुल। ओके, वीरेन जी स्वागत आपका। तो बताइए भाई, तीनों बिल कैसे गिर गए और क्या हुआ? देखिए, जब विपक्ष के भरोसे सरकार को अपने दम पर यह बिल लाना चाहिए ये था। 100% की एक बात, मतलब 100 सुनार की एक लोहार की, अपने दम पर लाते ना। अगर आप शादी ठाने हो, बारात बुला रहे हो और 300 बाराती के न्योता है और खवाने का इंतजाम 200 आदमी का है, तो 300 काहे बुला रहे हो? और खटिया 150 है। हाँ, तो सब बस बात इतनी सी है कि सरकार को ये बिल अपने दम पर लाना चाहिए था। वो विपक्ष की उम्मीद में बिल लेकर आई और इसी वजह से ये बिल गिर गया। और आज नफा और नुकसान की जो बातें हो रही हैं, उसमें एक बात बहुत साफ है कि इस देश की महिलाओं का नुकसान हुआ है और इस देश की सियासत को फायदा। बस इस बिल के गिरने से यही बात आती है। जितनी चर्चा, जितना शोर राजनीतिक लोगों ने किया इस बिल को लेकर, उतनी चर्चा बाजारों में नहीं है, महिलाओं के बीच में भी नहीं है। लेकिन अगर ये बिल आ जाता, पास हो जाता, तो ये महिला शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनता और भविष्य में 10-10 लाख पर जो सांसद चुने जाते, कम से कम एक ज़िले में कई सांसद होते तो लोगों को दूरियां लंबी लंबी ना नापनी पड़ती, आसानी से अपने जनप्रतिनिधि से मिलते, बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदा होता। लेकिन अब यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और तमिलनाडु में और बंगाल के चुनाव में ये भुनाया जाएगा, उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 3 दिन से ये कवायद चल रही थी, लेकिन रिजल्ट सबको पता था कि रिजल्ट क्या आएगा। विपक्ष के जो 3 वोट गायब हुए हैं वो कौन लोग हैं, वो उनको ढूंढना पड़ेगा। और बीजेपी को जो फायदा हुआ है वो उसको हमेशा
मैनेजमेंट का लाभ मिलता ही रहा है। देखिए, पूरे देश की निगाहें इस बिल पर थीं। ये मामला बहस तक ही लेकिन सीमित रह गया, संसद में आरोप लगे, दूसरी तरफ से आरोप लगे और ख़त्म हो गया आज। अब ये पता नहीं कब आएगा या कोई सरकार इसको ला पाएगी, अब इसकी उम्मीद कल्पना ही है, गारंटी कुछ नहीं है भारत की सियासत में। लेकिन आज के दौर में जिसमें हम हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बिल के मौके पर उसका उल्लेख करना ज़रूरी है। जब से ये छात्र संघों के चुनाव समाप्त हुए, जो राजनीति की नर्सरी कही जाती थी, तब से नए नेताओं का आगमन कम हुआ है। अब एमपी एमएलए वही लोग बनते हैं या बनेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा या जो माफिया होंगे, बाहुबली होंगे, क्योंकि अब टिकट तो जो है प्रभावशाली लोगों को ही दिया जाता है। अगर महिलाओं को आरक्षण मिल भी जाता तो इसमें भी वही महिलाएं ज़्यादा कामयाब होती जो प्रभावशाली परिवारों से आती हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, महिलाओं को सम्मान तो हर दल करता है। बहुत सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने हमेशा समय समय पर लिखा है उनके लिए। कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की उपस्थिति एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। तो महिलाओं की उपस्थिति और नारी की शक्ति को घर के भीतर भी बहुत महत्व मिला है और पहचाना गया है। सियासत में उनको आगे बढ़ाने की बातें आती रहती हैं, लेकिन वो कभी परवान चढ़ नहीं पाती। एक चीज़ जरूर है कि 11 साल हो गए मोदी सरकार को, पहला बिल गिरा है और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव के मौके पर इस बिल पर बहुत जोर दे रही थी। उसकी कोशिश थी कि यह बिल पास हो जाए और जनता में एक मैसेज जाए, लेकिन वो चीज़ अधूरी रह गई। हम 33% आरक्षण अगर संवैधानिक बाध्यता न बनाए, तब भी सारे राजनीतिक दल कसम खाएं कि हम टिकट देंगे और सूची जारी करेंगे। आरक्षण की ज़रूरत है नहीं संसद की, ये कर लें ऐसे ही, कौन रोक रहा है। बाध्यकारी जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन हल्ला ज़्यादा था। कहते हैं कि दिल के सारे अरमा आंसुओं में बह गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो महिला आरक्षण को आप इसी नज़रिए से देख सकते हैं। कहते हैं कि पुरुष जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, मगर नारी का वह मुकाबला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि नारी संयम और धैर्य के मामले में पुरुषों से बहुत आगे मानी गई हैं। अगर बात चरित्र की जाए तो स्त्री का जो चरित्र है वो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा चरित्रवान माना गया है उनको। तो अगर आप कानून से नहीं दे पा रहे हैं अधिकार, तो आप अपने काहे नहीं टिकट में दे देते हैं, कौन रोक रहा है। हाईकमान है, जिसको चाहे उसको टिकट दें, लेकिन वहाँ वो काम नहीं करेंगे। फिलहाल आज जो देखा जाए, एक तरह से छल मिला है, छल। और इस छल पर 4 लाइन सुनिएगा जी, कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जो वो ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान हैं और दुनिया के छल कपट को देखकर अब थोड़ा हैरान है। दुबे जी को क्या मिलेगा? दुबे जी ने अपनी पार्टी में उत्तर प्रदेश में एक महिला को सिंचाई मंत्री बनाया था, एक वक्त था, वो लोगों को याद होना चाहिए। और तमाम विरोध के बावजूद बनाया था, तो उनकी पार्टी इस मामले में बड़ी साहसी है। जी वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण है, इसमें दिए गए
सीमित समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ऋचा सिंह को, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऋचा जी, जैसा कि डिबेट के पहले चरण में अपोजिशन की तरफ से कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए, खास तौर पर जनगणना वाला, और ये कहना था कि हमसे कंसल्ट किया जाना चाहिए, एक यूनानिमस फार्मूला बनाना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीके से डेटा लेके आना चाहिए, तब करना चाहिए था। सरकार ने हड़बड़ी क्यों दिखाई? इनके दो ही तर्क हैं, इनका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, आदरणीय ब्रिजेश सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काला सच आज इस देश की आधी आबादी के सामने उजागर हो गया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पास हुआ था, तो उसको लागू करते समय इन्होंने जिस तरीके से किंतु परंतु और फेक नैरेटिव गढ़ने का काम किया है, आज इन्होंने फिर से ये दिखा दिया कि इनका चेहरा सिर्फ और सिर्फ महिला विरोध का है। इन्होंने महिलाओं के नेतृत्व का, महिलाओं के सम्मान का अपमान किया है, और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि इतने लंबे समय तक आप जनगणना कराते रहे, लेकिन आपने महिलाओं के आरक्षण को क्यों सुनिश्चित नहीं किया। दूसरा मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके माध्यम से, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे कि 543 में क्यों नहीं लागू कर दिया। इन्होंने ही 1996 में जब महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर आया था, तो ये कहा था कि ये बिल पुरुषों का हक छीनने वाला बिल है। पास आऊंगा जी। तो फिर पुरुषों का हक माना जाता है, यही लोग कहते हैं। लेकिन जातीय जनगणना के नाम पर और परिसीमन के नाम पर, जिसका सीधा कोई लेना देना नहीं था महिला आरक्षण बिल से, केवल और केवल परिसीमन को जनगणना से मुक्त करना था, इसको लागू करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से फेक नैरेटिव बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, थैंक यू मैडम। इस देश की आधी आबादी देख रही है, और इनको ये बताना चाहिए कि जब इस देश की विधायिका में ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू है, तो आप फिर से उसको कैसे महिलाओं के आरक्षण में लागू करने की बात कर रहे हैं। इस देश में विधायिका में केवल और केवल एससी और एसटी। तो क्या आपकी पार्टी और आप ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ हैं? अगर संविधान में नहीं है, और ये एक जैसे पंचायत में रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, ये पार्लियामेंट और विधानसभा में चाहते हैं, क्या आप उसका विरोध कर रही हैं? नहीं आदरणीय ब्रिजेश सर, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में आरक्षण की पद्धति दी है, हम विशुद्ध रूप से उसके वहां साथ तो एससी और एसटी को, वहां ओबीसी को नहीं है, तो आप ओबीसी को नहीं चाहती? नहीं, मैं यही तो कह रही हूँ कि इसी आधार पर ये लागू रहेगा। तो ओबीसी को आरक्षण ही नहीं चाहती। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। दीपक जी आउट ऑफ टर्न, अब आप बोल। थैंक यू मैडम। मैडम आप सुनिए प्लीज, गो अहेड दीपक जी। ये तो ओबीसी का आरक्षण ही नहीं चाहती। देखिए ब्रिजेश जी, जब हमने उस टाइम जिस थैंक यू मैडम। ऋचा जी प्लीज, ऋचा जी थैंक यू। ऋचा जी आप सुनिए अब, ऋचा जी। हाँ दीपक जी, देखिए उस टाइम जो हम लोगों ने विरोध किया था, आज भी हमारा वो विरोध जारी है। हम रिजर्वेशन, अंडर रिजर्वेशन चाहते हैं। एससी एसटी को, ओबीसी को, अति पिछड़ों को भी उनका हक मिलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को मैडम भी उनका प्लीज, हक, मुस्लिम महिलाओं नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। आखिर वो इससे क्यों वंचित रह जाए? ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहते हैं कि राजघराने के लोग, बड़े घरों को लोग जो है वो सदन में पहुंचे, और गरीब महिलाएं, गरीब परिवार के लोग, दलित जाति के लोग। ऋचा जी एक सेकंड रुकिए। ऋचा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नो रनिंग कमेंट्री, सबको अपनी अपनी बारी में बोले। दीपक, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दीपक जी गो अहेड, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, थैंक यू, आप कंटिन्यू। दीपक जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती क्या कि पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी, इस वर्ग के लोगों को भी कैटेगरी मिले। ये चाहते हैं राजघराने के लोग, बड़े घराने के लोग। देखिए पर वो व्यवस्था तो आपके यहाँ ज्यादा है। किसके यहाँ? कि नेताओं के घर के लोग ज्यादा विधायक, मंत्री, सांसद बनते हैं। कहाँ नहीं, कहाँ पे नहीं, आप बता दीजिए। सभी लोग कर रहे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन हम तो उसमें, हम तो ये भी देखते हैं ना कि ओबीसी कैटेगरी के लोग, एससी एसटी कैटेगरी के लोग भी उसमें आए। मुस्लिम समाजवादी पार्टी ने जितने मुस्लिम समाज से चुन करके आज लोकसभा सदन पहुंचे। और देखिए मैं तो कहना चाहता हूं कि आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं, सीटें बढ़ाने की बात करते हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप आय बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप स्कूल कॉलेजेस बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे? आप गोल पोस्ट क्यों बदल ले रहे हो? अभी बीजेपी इस पे बात कर रही तो दौड़ के आप दूसरा गोल पोस्ट। हॉस्पिटल बढ़ाने की बात आप ले आओ, ये विधेयक लेकर के आओ। 543 के 543 आपको मत ना मिले तो आपको उससे क्यों पीछे हटती है? ऑल राइट, हाँ बोले। ऋचा जी प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा संयम रखें, डिबेट को संतुलित तरीके से व्यवस्थित चलने दें। हाँ दीपक जी कंप्लीट करो, 20 सेकंड।
थोड़ा सा हट करके मैं कहना चाहता हूँ जी। कि एक ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आश्रय उजाड़ करके रख दिए। ऐसी आपदा आई, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके रिपोर्टर को, आपके सिंगर को, जिस तरीके से वहाँ पे सिलेंडर दग रहे थे और हम लोग दूर खड़े हुए थे। अच्छा, लखनऊ वाली कहानी है ये, लखनऊ अरे की बहुत भीषण घटना। और आपके अनूप जी जो है, मुझे उनका नाम भी याद है, अनूप वर्मा जी जो है, उसी सेंटर के बीच में थे। और आज तो निश्चित रूप से आपके भारत समाचार ने, आपकी टीम ने हम लोगों का, लखनऊ वासियों का, पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया कि जिस तरीके से वो बेचारे जो खाने के लिए लाले पड़े थे उन लोगों को आप लोग ने भंडारा, वो भी सबके लिए आप लोगों ने वहां पे भंडारा लगाने का काम किया। वो चाहे पुलिस प्रशासन के भी लोगों को भी बेचारे सुबह से लेकर के शाम तक बहुत शुक्रिया आपका। करना वैसे है। इंसान तो इंसान के काम आता है और हम बिल्कुल नहीं, सबको बहुत अच्छा। हम सबको इंसानियत का फर्ज देना हम लोग भी चाहिए। कल गए थे, हमने देखा आपकी टीम वहां पे जिस तरीके से दीपक भाई, मैं सभी लोग बैठे कहना चाहता हूँ, हमारा काम सिर्फ समाचार दिखाना थोड़ी है, ना बिल्कुल एक सामाजिक सरोकार भी है ना। आपने हम लोग को प्रेरित किया, हम लोग भी आपसे भाई सब अपने ही लोग हैं ना। और निश्चित रूप से आप लोग की जितनी भी तारीफ की, अगर हम कर सकते हैं, हम लोगों को निःशुल्क भोजन करा सकते हैं तो कराना, सब लोग आगे आए और ये काम करें। बहुत शुक्रिया आपका, साथ आपके लोग लगे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं। दीक्षित जी, तो बताइए कि अब तो सरकार के पास पर्याप्त समय है, 26 का डेटा तो आएगा ही, सेंसस वाला, डिलिमिटेशन वाला भी हो। क्या ये सही वक्त नहीं है कि सरकार को एक प्रॉपर कंसल्टेशन दोनों मुद्दों पे, संसदीय मुद्दे, संसदीय पक्ष के साथ कंसल्टेशन और एक पब्लिक कंसल्टेशन शुरू करना चाहिए? जी ब्रजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तरीका सरकार को अपनाना चाहिए नए सिरे से, अगर वो वास्तव में महिलाओं को उनका हक देना चाहती है। इसके बाद भी अगर विपक्ष इसके खिलाफ खड़ा होगा तो वो स्वयं एक्सपोज्ड हो जाएगा। इसके साथ में 2-3 बातें और ऐड करना चाहता हूँ। श्री अजय उपाध्याय जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बड़े अच्छे ज्ञानी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैंने जो बात कही थी उसमें उनको शायद थोड़ा सा मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि जितनी संख्या उतना हक, उतनी दावेदारी, तो ये बात उतनी साझेदारी। अब ये बात अगर वो आरक्षण को लेके कहते हैं और यही बात अगर दक्षिण और उत्तर के मामले में सीट्स के रिजर्वेशन पर भी अगर आप इसको एम्पलीफाई कर दी, जनरलाइज कर दी तो लागू होता है, तो कैसे आप इसको लागू करेंगे? मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा कि इस देश में आजादी के बाद से अभी तक में आप देखेंगे आनुपातिक तौर पर मुस्लिम आबादी काफी बढ़ गई है। जो अनुपात था आजादी के समय डिवीजन के बाद उसकी तुलना में, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग का, SC ST का भी कई सारे वर्गों की जनसंख्या बढ़ गई है। मुसलमानों का रिजर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं है सर, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर संविधान इजाजत नहीं देता। करेक्ट, लेकिन आपके यहाँ दीपक जी देखिए, इनके नेता माननीय अखिलेश जी ने जो सबसे प्रमुख बात रखी विपक्ष में, अलग हट के सब पार्टियों से, वो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की बात रखी। मैं भी हैरान हूं, वैसे जैसे हैरानी आपको है मुझे भी वही हैरानी। मैं आपके साथ अपने को संबद्ध करता हूं जी। और ये देखिए, इस देश का जो डिवीजन हुआ ब्रजेश जी, बड़ी बात क्या है, डिवीजन ही मुसलमान और हिंदू के नाम पे हुआ। अब जब एक बार डिवीजन इस आधार पे हुआ और दोनों देशों में जो 2 पार्ट हुए देश के, उसमें जो पाकिस्तान में उस समय डिवीजन के बाद हिंदुओं की आबादी 15% के आसपास कम से कम थी, आज वो 1.5%। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इट्स राइट टाइम कि अब सरकार को इस पर सीरियस कंसल्टेशन प्रोसेस इनिशिएट करना चाहिए, अगर वो वाकई में महिलाओं को हक, अधिकार और डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो? करेक्ट, हमें लगता है बिल्कुल आपका सही सुझाव है और ये करना चाहिए कंसल्टेशन प्रोसेस। सरकार का जो इस बार का प्रयास था वो 2 लक्ष्य थे, उसमें आपको मैं ये विशेष तौर पे जोड़ना चाहता हूं। एक, उन्होंने ये जो लाया, आप अगर 2023 के समय की बहस के सारी बातें विपक्ष के नेताओं की, इंक्लूडिंग कांग्रेस के लीडर्स, उनके बयान उठा लें, 2 बड़ी बातें उन्होंने कही थी कि अभी कर दीजिए और 2011 की जनगणना के आधार पे कर दीजिए, उन्होंने कहा था, और लागू कर दीजिए 2024 से या 2029 से भी लागू कर दीजिए। अब ये बात ही सरकार ने उठा ली इस बार कि हमसे चूक हो गई, अब हम करना चाहते हैं, आप उस बात को लागू होने दीजिए। असल में जानते हो क्या, मैं आपको बताऊं, दोनों तरफ से गहरा अविश्वास है एक दूसरे पर, किस कोई भी विषय हो, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में इतना गहरा अविश्वास सामान्य तौर पर पहले नहीं होता था, अभी भयंकर अविश्वास है। उसी का कारण है कि कोई अच्छा काम भी हो ना हो तो विपक्ष इनको डाउट की नजर से देखता है। असली प्रॉब्लम ये है। ब्रजेश जी, एक चीज और हुई, सदन के अंदर वेणुगोपाल जी ने कहा उठ करके
माननीय गृह मंत्री के जवाब के समय में कि आप अभी आश्वासन दो कि 50% आप बिल में शामिल कर देंगे, तो जो कहा अमित शाह ने कि हाँ हम कर देंगे, उसके बाद कांग्रेस का इसका कोई प्रतिवाद सदन के अंदर नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका। दीक्षित जी हालांकि ये कृपया बात जुड़े बनी कि रहिएगा। शायद मैं लागू हो डॉक्टर जाए। अजय जी को आमंत्रित करता हूं। अजय भाई, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी अब क्या चाहती है? क्या आप अपने स्टैंड पर कायम हैं? पहली चीज तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि भैया महिला आरक्षण का बिल ऑलरेडी पास्ड है, वो कहीं नहीं खत्म हुआ है। ये कुछ लोग को करने गलत फहमी है, लिख रहे हैं कि अब कैसे भी ये तो अब महिला आरक्षण, वो ऑलरेडी पास्ड है, वो जिंदा है बिल। ये संशोधन है जो गिरा है तो वो जीवित है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय जी गो अहेड, अब आप बताइए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? जय ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम तथ्य को और सही चीज़ों को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट करती है और देखिएगा भाजपा के लोग यही काम करेंगे और सारे चैनल जो गोदी मीडिया के अधिकतर चैनल है वो चलाएंगे कि महिला बिल जो है हो गया। नहीं सर, वो तो पास है, हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, वो हमारे यहाँ कानून महिला बन गया। बिल पास है और शुरू हो गया है। सारे प्रमुख चैनल, हेडलाइन चैनलों का यही है कि महिला बिल, आरक्षण बिल जो है पास नहीं हुआ। ये चल रहा है सारे चैनलों पर। अब वो आपका और नोएडा वालों को पता नहीं क्या विषय है, मुझे तो नहीं पता सर। भ्रमित करना वही सारे चैनल आपके अब आपके दोस्त लोग हैं सर, मैं क्या तो बोलूं। हेडलाइन चला रहे हैं। अब आप दीक्षित जी से अलग से बात कर लेना। बोलो सर, कंटिन्यू। मैं यही कह रहा हूं ब्रजेश भाई कि तथ्य और सही विमर्श होना चाहिए। ये विमर्श के लिए नहीं है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ये बिल नहीं था जो आज संशोधन बिल आया था। ये बेसिकली जो है हेडलाइन मैनेजमेंट था चुनाव के एंड बीच में, जबकि हम लोग क्या चाहते थे 10-15 दिन बाद। अब क्या चाहते हो आप सर, ये क्लैरिटी दो। इससे पहले वो ड्राफ्ट बिल दीजिए। हम यही चाहते हैं कि सही विमर्श हो, जातीय जनगणना के साथ जो है जल्दी रिपोर्ट आए, डिलिमिटेशन प्रोसेस उसके बाद शुरू हो और कंसल्टेशन प्रोसेस सबके साथ हो। एक बात बड़ी 10 सेकंड से, अच्छा 1 सेकंड 10 सेकंड, हाँ बोलिए 10 सेकंड केवल सर जी। दीक्षित जी ने एक बात कही। दीक्षित जी, इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं हुआ है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को मानता है। यदि ये आप कह रहे हैं हम लोग उसमें ना पढ़े तो ज्यादा ठीक। कश्मीर को आप पाकिस्तान को देने की बात दुबे जी को लाओ फिर। अब इस काम के लिए हम दुबे जी को लाते हैं। दुबे जी ये बताओ, कांग्रेस शर्तें इतनी क्यों थोप रही है? ये करके आओ तो ये करेंगे, ये करके आओ तो ये करेंगे। देखिए ब्रजेश जी, जब कोई भी दल, विपक्ष के लोग जिस तरह शर्तें लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा हुआ है, सपा लगा हुआ है या जो भी लगा हुआ है, आप जो हमने रखा है उस रूप में आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? तो आपकी धुन पे नाचें? नहीं, हमारी धुन क्या है, तो महिलाओं के लिए है। महिला आरक्षण पे आप बात कर रहे हो बड़ी, आप कह रहे हो महिलाओं का आरक्षण लागू होना चाहिए, हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उस रूप में आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, जो आप कह रहे हो वो जो तकनीकी चीज़ें हैं उसमें समय लगेगा, और सरकार चाहती कि आज ही जो है ये लागू हो जाए और आने वाले समय में जो लोकसभा आवे उसमें महिलाएं बैठे सदन में। तो अब ये लोग जो कर रहे हैं उससे ये इनका ये है कि महिलाएं सदन में ना बैठने पाएं। इंदुकांत जी ने ये कहा कि आपकी नीयत पर इसलिए सवाल है क्योंकि ऑलरेडी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कुछ जगह वोटिंग हो गई, कुछ जगह होनी है। ये आपने राजनीतिक मकसद से लाए हैं, इस कारण आप, वो पत्रकार हैं, वो कोई वो कुछ और कह रहे हो। हमारा उद्देश्य था कि महिलाएं हमें सदन में महिलाएं बैठे। जो काम पहले सरकारों को, जो 4 दशक तक इनकी सरकार रही कांग्रेस, इन्होंने तो नहीं लागू कर दिया। आज जब हम उसमें कर लगाना चाह रहे हैं तो आप उसमें किंतु परंतु के साथ कितने एमएलए हैं आप? अरे हमारे एमएलए जितने भी हैं वो तो आपको भी पता है कि हम 10 हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, 2 राजस्थान में और 2 हमारे लोकसभा के सदस्य हैं। कितनी महिलाएं हमारे? एक एमएलए लखनऊ, ये यूपी में है। कौन है? मिथिलेश पाल एमएलए है हमारी पार्टी से, एक महिला एमएलए है, और उपचुनाव हुआ था उसमें टिकट दिया गया था। तो और एमपी कितने आपके यहाँ हैं महिलाएं? 2 सांसद हैं। महिलाएं दोनों? नहीं, दोनों तो पुरुष हैं। पुरुष है।
जब आगे कुछ होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। हम लोग जो कहते अरे हैं मैं उसको कोई करते हैं। चश्मा थोड़ी लगाया नहीं, मुझे नहीं आप चश्मा लगाए हो तो आप चश्मा लगा के देखा करो। हम लोग चश्मा यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंदुकांत जी ने लगाया है और ऋचा जी लगाई, मैं काम में नहीं लगाया। आप जो भी चश्मे की बात कर रहे हो, हम लोग ईमानदारी आप से, इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? हम लोग ईमानदारी से आरक्षण लागू करना चाहते हैं। Thank you। और विपक्ष के लोग उसमें किंतु परंतु के साथ चाहते हैं ये महिला नहीं, कंडीशन अप्लाई, मैंने अजय उपाध्याय जी को सुना, कंडीशन के अधिक- साथ कुछ भी हाँ। नहीं स्वीकार्य होता। ये कह रहे हैं कि चाय तो पी सकते हो लेकिन शर्मा का बंद नहीं खा सकते नहीं, हो, वो इसलिए और कह अगर रहे हैं चाय कि के वो साथ तत्काल समोसा नहीं तो हो ले सकते सकता। हो पर बंद मक्खन नहीं ले सकते वो हो। जो किंतु परंतु है वो और तत्काल दुबे जी पता है कि नहीं हो पाएगा। दुबे जी को तीनों खाना है, चाय भी पीनी है, बंद मक्खन भी खाना है और समोसा भी खाना है। हो ही चुका है। अरे संशोधन थैंक तो यू, नहीं बहुत पारित शुक्रिया, होने दिया आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत संशोधन तो नहीं शुक्रिया। पारित मैं होने आप दिया। सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि एक सारगर्भित परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि सदन में आज ये नंबर गेम कैसे हुआ। इसकी पूरी रिपोर्ट वीडियो के साथ थोड़ी देर में प्रियव्रत दीक्षित पेश करें।